चलो, तो लेंस में जो कुछ जानना था हम जान चुके हैं, है ना। मेन तो उसमें वही है, एक तो लेंस फॉर्मूला, एक फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला, और एक स्पीड, और वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं। बाकी मेन क्वेश्चन जो होते हैं पावर पे ध्यान ज्यादा देना था, क्योंकि मेन क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए हमने लिख भी लिया है कि अगर सिर्फ लेंस लेंस का कॉम्बिनेशन है तो सिंपली सबकी पावर ऐड हो जाती है। अगर वहां पे मिरर आ जाए तो मिरर की पावर भी ऐड होती है, लेकिन लेंस की क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और फोकल लेंथ के लिए भी सेम चीज करनी है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। एक तो शायद किया ही था कल। वो करो, थोड़ा लेंथी कैसे करते हैं क्वेश्चन। रेडियस दे देंगे, डायरेक्ट फोकल लेंथ ना देके। चल, हाँ मतलब बस कर लो, एक एक तो कर ही लेते हैं। तो ठीक है, तो राइट साइड को सिल्वर कर दिया, दिख रहा है ना, कॉनकेव वाली साइड को दिख रहा है कि नहीं। तो पहले तो आपको इक्वलेंट फोकल लेंथ और नेचर बताना है सेटअप का, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, और फिर पोजीशन ऑफ इमेज।
कन्वर्जिंग नेचर आता है। और एफ नेट okay. एफ नेट 30 आ रहा है। सही लिख पाए क्या बाई कॉन्वेक्स के लिए, है ना? एक साइड 30 और एक साइड, क्योंकि एक ही कॉनकेव है तो दोनों तरफ 60 होगा। तो यहाँ से F1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 40 सेंटीमीटर। समझ आया? सिमिलरली हम निकाल देंगे 1/F2, 4/3 माइनस 1/R1। इसमें रेडियस पहली वाली नेगेटिव है तो -60 माइनस 1/R2 दूसरी पॉजिटिव है। यहाँ से F2 आ रहा है -90 सेंटीमीटर। और मिरर की फोकल लेंथ की अगर बात की जाए तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आ रही है, देख पा रहे हो, और रेडियस का हाफ यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो हम लगा सकते हैं 1/F नेट ये होना चाहिए 2/F1 प्लस 2/F2 माइनस 1/FM। सही है कि नहीं? यहाँ से आपको मिल जाएगा 2/F1 यानी कि 40 प्लस 2/-90 और माइनस 1/ प्लस होता है, प्लस ही होता है नहीं, पावर प्लस होती है, फोकल लेंथ तो माइनस हो जाती है ना, पावर हो जाती है P1 प्लस P2 प्लस P3 और पावर ऑफ मिरर तो -1/F होती है ना, तो माइनस तो रहती है, फिर साइन के साथ रखना होता है। ये लिखा है ना फॉर्मूला, गलत तो नहीं लिखा है? देखो यहाँ से किसी ने निकाला -180, 1/20, 1/45 और 1/30। कुछ नहीं कर रहे दोस्त तो कम से कम एलसीएम तो निकाल लो, अभी तो किया नहीं आलस में। मेथड तो तुम्हें ही पता करना है, यही है। ये तुमने एक भी बिल्कुल सही है, -180 सेंटीमीटर ही आ गया एफ नेट। तो माइनस आया, पहली बात तो पूरा सिस्टम मिरर की तरह काम करेगा। माइनस किसकी होती है? कॉनकेव की। तो कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है यानी कि कन्वर्जिंग नेचर है। ठीक है, तो सेटअप बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ -180 सेंटीमीटर। माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कन्वर्जिंग लिख चुका हूं, तो 180 लिखना काफी है। अब पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए तो बड़ी आसानी से हम इस पूरी चीज की जगह पे क्या लगा देंगे? एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ होगी 180 सेंटीमीटर और यहाँ ऑब्जेक्ट रखी गई है 30 सेंटीमीटर पे, 30 या 60 पे रखी है, 60 सेंटीमीटर।
ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, तो 1/f 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u, समझ आया? तो v आ गया सर प्लस, इमेज हमारी कैसी है? नेट पावर निकाल सकते हो, तो पावर मिरर की नेगेटिव आएगी, कैसे पॉजिटिव आएगी बेटा? पावर का फॉर्मूला है -1/f, नेट पावर कह रहे हो क्या आएगी बताओ? देखो तुम कैसे, पहले तुम्हारे डाउट समझो, तुम बस ये कह रहे हो कि उल्टा कर देंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? संभव नहीं है ना। पावर के लिए पहले की पावर आपने क्या लिखी? 100/40, दूसरे की -100/90, तीसरे की प्लस में, क्यों भाई? -1/f है ना पावर, तो समझ आया? और वैसे भी सारी डाइवर्जिंग चीजों की क्या होती है पावर? नेगेटिव होती, लिख चुके हैं ना, और वो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है? वैसे कोई भी सेटअप दिया जाए आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आप बाय इक्वी कॉन्वेक्स या एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर is placed on surface of water such that half of it is submerged in it. Find position and nature of image of O as seen by the eye. क्या यहाँ डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या समस्या? मीडियम बदल रहा, तो क्या करेंगे? या तो ये कर सकते हो, या दो कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन कर दो। पहले कर्व सरफेस से n2/v माइनस n1/u, नीचे वाला सरफेस की इमेज बनाएगा, तो ऊपर वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और उसकी जो फाइनल इमेज होगी वही हमारी इमेज होने वाली है। समझ आया? इस केस में तो उसमें कवर हो जाएगा ना n2/v माइनस n1/u। हाँ क्योंकि उसके लिए नीचे वाला मीडियम ऑफ 4/3 ले रहे हो ना, डायरेक्ट आ ही गया उसी में। ऐसे ही तो क्वेश्चन हो गया ये, ऐसा मैंने दिया नहीं था, म्यू इस तरफ 4/3 है, म्यू इधर 3/2 है, और ऑब्जेक्ट आपकी मान लो 60 सेंटीमीटर पे, तो कहाँ इमेज बनेगी? तो सेम ही तो क्वेश्चन है, बस टेढ़ा कर दिया। फटाफट थोड़ा स्पीड में करो। पहले नीचे वाले से करा रहे हो,
सेकंड मीडियम कौन सा हो गया? क्यों बेटा? नहीं, बाहर तो हवा है ना, आधा डूबा है सिर्फ पानी में। तो चाहो तो नोट बना के लिख भी लेना। लेंस फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है? जब दोनों तरफ मीडियम सेम है, नहीं तो लेंस फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। R2F क्या हुआ? आज नवीन जी, जैसे जैसे जेई पास आए, आप लाइट की स्पीड से दूर जाएं। बेटा R जो 2F होता है वो किसके लिए होता है? मिरर के लिए। लेंस के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वो लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, तो फिर कैसे ले सकते हो? तुम गए नहीं लंदन? अमेरिका गया, सॉरी भूल गया था। गए नहीं क्या? काफी मुद्दों पे डिस्कशन करने, और 2 साल से बाहर भी नहीं गए, और भी हो गए होंगे। तो चलो यूएस होके आते हैं। अरे आगे उस पर और कराने की जरूरत है क्या? मिरर मिरर लगा के, मिरर और लेंस वाले, समझ गया ना? तो मैं जो अच्छे क्वेश्चन वो बस करा देता हूँ। जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। रेडियस निकल गई सबकी? रेडियस कितने लोगों की रेडियस निकल गई? तो भाई क्या किया है फाइनल आंसर कि रेडियस? कितने टाइम के बाद? अरे फोकल लेंथ दे रखी है यार, और इक्वी कॉन्वेक्स है, तो मतलब रेडियस सेम है ना। क्या लिखोगे इसके लिए? मान लो इधर से जा रही है रेस, तो 1/f न्यू रिलेटिव -1 क्या आ जाएगा? 1/r1 -1/r2। तो लिखेंगे 1/30 इज इक्वल टू 3/2 -1। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। तो r क्या आया?
इसमें इतना टाइम लगा। क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन? अब तो हो जाएगा। कोई डाउट है बोलो, करो फटाफट। कितना है V1? -90 नहीं आएगा? V1 आ गया -90। तो क्या ही बचा है सेकंड के लिए। अब रे लेंस में से एयर में जाएगी, है ना? तो इस बार लिखेंगे N2 यानी कि 1/V माइनस N1 3/2 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई रेडियस। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो ऊपर वाली सरफेस है ना भाई, और रे ऐसे जा रही है। ऊपर वाली सरफेस के लिए सेंटर कहाँ आएगा? नीचे। तो रेडियस कितनी आएगी? नेगेटिव। ये कुछ तो गलतियां हैं जिनकी वजह से डूब जाते हैं लोग। आगे तो V क्या आ गया? इंफिनिटी, अनंत तो नहीं, जो है सो है। मेथड समझ आया कि नहीं? जब भी लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग हो तो आपको दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। आगे चलें। तो उसमें एक लेंस लेते फिर आप, जिसके एक साइड पे मीडियम क्या रह जाता है, ये वाटर, और फिर दूसरा लेते हैं तो पहले की पावर निकालनी पड़ती, रेडियस तो उसमें भी निकालनी पड़ती है आपको। रेडियस तो अलग आएगी? नहीं, सेम ही आएगी। दोनों साइड की रेडियस तो इससे निकाल रहे हो ना, फोकल लेंथ से, फिर दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग आती। रेडियस आ गई 30। अब जब आधा लेते तब एक साइड तो कर्वेचर है 30 का, एक साइड तो इनफाइनाइट है ना, फिर फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाते। समझ आया? पर बेस्ट चीज है कि यही कर लो, पीटी करके फायदा नहीं। अगला पूरा मत बनाना, रुक जाओ। सर हाँ भाई, सर पिछले वाले क्वेश्चन में सराउंडिंग में तो एयर भी और वाटर भी है, तो किसका? इस केस में सर पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सराउंडिंग में एयर भी और वाटर भी है। बेटा इसमें लेंस के जरूरत ही नहीं है इसलिए तो। सर वो म्यू रिलेटिव निकालने के लिए चाहिए जिससे रेडियस निकाले।
इस क्वेश्चन में हाँ सर। म्यू रिलेटिव इन्होंने एयर में फोकल लेंथ दी होगी ना आपको, अगर कुछ नहीं बोला होता तो फोकल लेंथ किस में होती है? एयर में होती है, ओके सर। तो एयर का ही यूज करेंगे ना। चलो ठीक है, तो ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, स्फीयर का नहीं है, सिलेंडर का टुकड़ा है। समझ आ रहा है? एक इसमें नहीं भी हो गया, अंदर भी घुसती हैं चीजें, 3D होती हैं डायग्राम, समझ रहे हो? कैसे सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर को 1/4 काटा गया है और उसको ऐसे लेटा दिया गया है इनटू द स्क्रीन, समझ रहे हो ना? तो आपको बताना है कि x इज इक्वल टू 0 से आगे कितना एरिया इल्यूमिनेटेड होगा। तो क्वेश्चन है अ क्वार्टर सिलेंडर mu is equal to √2 of radius 10 meter is placed on a horizontal table with its length into the plane. दे दिया बेटा। The illuminated length along x-axis ये पैरेलल बीम में दिख रहा होगा शायद, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और पूरे में गिर रही है। टॉपिक कौन सा है क्वेश्चन का? किस टॉपिक का? लेंसेज बहुत ऑब्वियस नहीं हो जाएगा? इसका क्या करोगे इसमें?
भी कर सकते हैं। और क्या आंसर मेरे को नहीं पता, पर किया क्या है, मेथड सुन के पता लग जाएगा, अगर वही किया तो सही होगा। सर पहले प्लेन सरफेस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर कर्व सरफेस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई। प्लेन सरफेस के लिए लेंस फॉर्मूला तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे बना देगा, हो गई ना। प्लेन सरफेस से तो एंगल थोड़ी डिविएट होता है। आगे कर्व सरफेस से आप रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगा रहे हो, तो यू क्या लोगे, इनफाइनाइट। ये सेंटर है, ठीक है ना। क्या यू, अगर इस तरह से कर रहे हो तो इन्फिनिटी लोगे ना यू, तो पैरेलल रेस तो तभी आएंगी। ये यार तो तुम्हारा कैसे है भाई। फोकस पे क्या कैलकुलेशन बता रहे हो, फोकल लेंथ कैसे निकाली है तो बताओ। और एक की रेडियस होगी 20 अच्छा, समझ आ रहा है बाकी लोगों को? समझ आ रहा है क्या जो कह रहे हैं ये? तुमको आ रहा है समझ? मेरे को भी नहीं आ रहा। तो देखो, बात यह है कि इस लेंस, ये जो कुछ भी है, इससे पार करके लाइट जब टेबल पे गिरेगी तभी तो चमकेगी, है कि नहीं? वरना तो रेस पैरेलल जा रही है सरफेस के, तो ग्लो होने नहीं वाली। मुझे बताओ कि किसी भी हाइट पे जो लाइट रे आएगी, क्या वो कर्व होके कहीं ना कहीं जाके इस टेबल पे टकराएगी हमेशा? अच्छा, देख लेते हैं। पहली बात तो बताओ, यहाँ से मैं एक रे को ट्रेस करता हूँ, वो अगर आएगी 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है तो निकलेगी कैसे, 0 पर ही। और इस तरह से आके अगर टकराती है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालोगे? सेंटर से आप नॉर्मल निकालोगे, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये भी हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे बताओ, जैसे जैसे मैं ये हाइट बढ़ाता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ, मान लो ये h है, जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाता हूँ आई की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी, समझ आता है? पक्का? तो इससे बड़ा, अब देखो बात यह है, आपको ये सोचना चाहिए कि रे म्यू इज इक्वल टू √2 से म्यू इज इक्वल टू 1 में जा रही है, यानी रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ TIR की संभावना जरूर है कि नहीं है? हो सकता है कुछ रेज यहाँ पे टकराएं और लौट के अंदर ही रह जाए और x इज इक्वल टू 0 के आगे जाए ही ना। तो क्रिटिकल एंगल अगर मैं निकाल के देखूं, क्रिटिकल एंगल, तो आप क्या कहोगे? C, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो आए अगर 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो वो रे टकरा के बाहर टेबल पे जाके नहीं गिरने वाली। तो जस्ट वाला केस अगर हम ले लें, यानी जस्ट जो रे सबसे लास्ट वाली हाइट वाली रे जो कि क्रॉस करके जाएगी, वो कौन सी होगी, 45 डिग्री वाली। इसके लिए नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हो तो इस तरह से करते हो, तो रे भी कैसे जाती है, ऐसी जाएगी ना। नॉर्मल तो हम बना चुके हैं, नॉर्मल के परपेंडिकुलर सरफेस है, तो कैसे निकलेगी रे, टेंजेंशियली निकलेगी और कहीं यहां जाके हिट हो जाएगी। इससे नीचे वाली सारी रेज जो होंगी वो यहीं कहीं पे गिरी होंगी, और इसके बाहर तो, इसके बाद तो कोई रे जाके गिरने वाली है नहीं। तो इल्यूमिनेटेड एरिया सिर्फ ये जो लेंथ है, यही आपकी इल्यूमिनेटेड लेंथ है, x तक वाली। समझ आ रहा है? हमें ये लेंथ निकालनी है, क्या लगा सकते हैं, ज्योमेट्री लगा सकते हो, देख लो जरा फटाफट। ये 45 डिग्री आपको पता है, तो ये हाइट भी कितनी होनी चाहिए, ये 45 डिग्री है ना, तो r साइन, तो h मैक्स फॉर लाइट
to go out h क्या आ जाएगा अपने पास r by √2। समझ आया? ये r है ना, यानी ये हाइट आपको मिल गई कितनी है r by √2। अब आपको यही डिस्टेंस तो निकालनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी निकाल लो फटाफट। ये h मुझे मिल चुका है, मुझे ये चाहिए सिर्फ इतना सा, तो मैं क्या कर सकता हूँ r माइनस r cos 45 डिग्री, ये वाली डिस्टेंस हो गई। अरे ज्योमेट्री है यार, इसमें क्या दुखी हो रहा है, करके देख लो ना, तो फटाफट बताओ क्या आंसर आ रहा है। उसमें भी मेरा मुंह देख रहे हैं। ये 45 डिग्री आ गया है, यहाँ रे जाके टकराई है, ये 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ से टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है हमारा पूरा, तो ये भी कितना आ जाएगा, तो ये h है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए, h ही होना चाहिए। ये कितना है हमारे पास r cos 45 h ही हो गया वो। यहाँ तक देख लेते हैं ना, ये पूरा h हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितना है हमारा r माइनस r cos 45 डिग्री। तो बेसिकली ये जो लेंथ आपकी बची है, मैं अगर इसे x बोल दूं, x हो गया सिंपली h माइनस r 1 माइनस cos 45 डिग्री। समझ आया? r बाय √2 माइनस r 1 माइनस 1 बाय √2। समझ आया? तुम लोगों ने क्या किया था, लेंस वेंस बनाया था ना, तो इसका फोकस कैसे बताएंगे फिर हम? आपने थिकनेस नेग्लिजिबल मान ली ना, क्यों भाई, वो तो रेडियस के बराबर है ना, नेग्लिजिबल थोड़ी है। क्लियर हुआ? आगे चले, कॉपी तो नहीं करना, कर लो चलो। तो आपको बताना है फॉर ए डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड डेल्टा या बी डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री, how many values of I exist? Also state any one of these values, या also state at least one value. डेल्टा तो समझ रहे हो, डिविएशन, जो आपकी रे आ रही है वो डिविएट हो जाए 30 डिग्री से, तो कितनी आई की वैल्यू होगी, 90 डिग्री से तो कितनी आई की वैल्यू होगी, कम से कम एक वैल्यू हर एक केस के लिए आपको बतानी है।
तो प्रिज्म के अलावा पूरे ऑप्टिक्स में प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो कुछ भी है मॉड्यूल में सब सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। कितनी वैल्यूज होंगी पहले तो, आई की कितनी वैल्यूज के लिए डेल्टा 30 आ सकता है? एक ही वैल्यू है, और दूसरे केस में संभव है कि दोनों में एक ही वैल्यू हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे ही ये कुछ लॉजिक सोचा है। एक बार क्रिटिकल एंगल के आगे बढ़ता हूँ। सोचा तो सही है, मतलब अप्रोच सही, क्रिटिकल एंगल से सोचना है। वो तो ठीक है, वैल्यू कितनी आएंगी पहले तो यही बता दो, फिर एक वैल्यू बताना ना। चलो देखो, एक चीज समझते हैं, दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज होती है रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसको एज अ थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, और मैं चाहता था कि मैं एज अ क्वेश्चन ही दूं, क्योंकि बहुत समय पहले जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे तब यही क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, ठीक है। तब के लोगों को खुद ही सोचना पड़ा, अगर कुछ सोच पाया होगा तो एक हो सकता है रिफ्रैक्शन और एक हो सकता है क्या, TIR। दो ही संभावनाएं हैं किसी भी आई के लिए। जब रिफ्रैक्शन होगा तब क्या होगा ये सोचो। पक्का? तो ये आई है आपका, ठीक है ना, और इधर से इस तरह से चली जाएगी किसी एंगल R पे। तो आपसे बोला जाए कि डिविएशन कितना होता है इस केस में, तो ये है आपका डेल्टा डिविएशन। तो रिफ्रैक्शन के केस के लिए तो हम डिविएशन बता सकते हैं डेल्टा, ये कितना आ जाएगा, अरे बोलो। R-. अरे भाई यार, जनरल थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, कुछ सीख लो। आई पे लाइट इंसिडेंट हुई, आर पे लाइट निकल गई, तो डिविएशन कितना हुआ, आर माइनस I. रिफ्रैक्शन कब तक होता है, जब तक क्रिटिकल एंगल रीच नहीं हो जाता। अगर क्रिटिकल एंगल रीच हो गया है तो एट क्रिटिकल आई क्या हो जाएगा, C, और R क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में जो मैक्सिमम डेल्टा आपको मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 90 डिग्री माइनस C। ये बात समझ आएगी नहीं, मैक्सिमम 90 हो सकता है, और क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा आप करोगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं TIR की। तो अगर TIR हो रहा है, यानी एक चीज तो क्लियर है, जो आपका I है वो C से तो बड़ा है, और लाइट रे इस तरह से आ रही है, ये है आपका R जो कि इक्वल है I के। इस केस में डिविएशन की अगर बात की जाए तो ये है आपका डेल्टा। तो डिविएशन में लिखूंगा अगर, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा, उसे मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 2i। TIR शुरू कब होगा, क्रिटिकल एंगल पे। उसको भूल जाओ सवाल को, मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान कहाँ है आज तुम्हारा यार, तुम भी ऐसे कर रहे हो क्लास में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो मैंने क्वेश्चन दिया, अब इसको थ्योरी की तरह भी पढ़ाया जाता है, पर हम कैसे सोचते, जब सवाल आया था एक जमाने में तब इस तरह से आपको सोचना पड़ता, समझ आए। अगर TIR हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किस एंगल पे शुरू हुआ होगा TIR, और इससे सारे बड़े एंगल्स के लिए होगा,
तो डेल्टा मिनिमम जो आपको मिल सकता है TIR के केस में वो क्या मिल सकता है, पाई माइनस 2C, क्योंकि TIR के लिए I मिनिमम जो होगा वो होता है आपका C, उससे बड़े एंगल्स पर ही हो सकता है। तो अगर इसे मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, और तभी ना सवाल 10-10 मार्क्स के होते थे और स्टेप वाइज मार्किंग होती, तो उसका कारण है कि आप ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर मैं डेविएशन को प्लॉट करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो आपको एक चीज समझ आ रही है कि जब आपका I 0 है तो डेल्टा 0 है, समझ आ रहा है। और रिफ्रैक्शन के टाइम पे जो इक्वेशन फॉलो होगी वो ये इक्वेशन है। तो ये किसकी इक्वेशन है, जनरल क्या होता, ये तो मैंने बड़े के लिए लिख दिया, ये है ना जनरल इक्वेशन। तो I इज इक्वल टू, कैसा ग्राफ बनता, बनाओ। I 0 करने पे डेल्टा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे I 0 पे R भी तो 0 होता है, लिख लो ना। तो लिखोगे तो क्या आएगा देखो, चलो लिख लेते हैं। तो डेल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन बना ही लेते हैं। हाँ, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। तो R को लिख दें अगर यहाँ पे, तो डेल्टा हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स μ1 बाय μ2 sin I माइनस I। बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन, कैसी इक्वेशन दिख रही है, पढ़ा है कभी? कर्व आएगा कुछ ऐसा, मैं तो टैलेंटेड हूँ, कैसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा ठीक है ना, मुझे तो पता है कि ऐसा आएगा। अब ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपेक्ट किया, इससे बस जनरल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, करने का तरीका वो भी समझ आ जाएगा। तो कर्व कुछ इस तरह का आता है, ये मान लो, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, अरे राम, समझ आया। अच्छा, इसके जस्ट बाद में I की वैल्यू यहाँ पे C है, इसके जस्ट बाद में क्या होना शुरू हो जाएगा, TIR। TIR कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आया, ये वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें? हम लोगों को अभी सिर्फ ग्राफ याद रखना होता है। अब देखो सवाल कितना आसान बन गया अगर आप एक कर्व याद रखते हो तो। ये आपको ग्राफ दिख रहा है अब देख के बताओ कि अगर आपका डिविएशन 0 से लेके π/2 माइनस C के बीच में लाई करता है, तो I की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे, दो। पर आपका डिविएशन अगर π/2 माइनस C से लेके π-2C के बीच में लाई करता है, तो कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, एक। बात समझ आ रही है, बस ये तो सवाल था। तो अब क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम के पेयर के लिए फिक्स होता है। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, μ1 और 2। तो हमारे क्वेश्चन के लिए अगर हम करें तो आप क्या लिख सकते हो, साइन C ये 1/2, तो C आपको मिल जाता 30 डिग्री। तो आपके लिए लोअर लिमिट क्या आ जाती, यानी 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री टू π/2 माइनस C, ये अगर आपका डेल्टा होता है तब होता है रिफ्रैक्शन के लिए एक आंसर प्लस TIR के लिए एक आंसर। यानी उस डिविएशन की वैल्यूज, एक I तो रिफ्रैक्शन वाला होगा और एक I TIR वाला होगा। बात समझ आ रही है। जबकि π/2 माइनस C से लेके अगर π-2C तक आपका डेल्टा होता है तो वो सिर्फ किस केस की वजह से, TIR की वजह से एक वैल्यू आपको मिलती है। तो यहाँ 2 वैल्यूज ऑफ I आ जाती हैं।
यहाँ एक वैल्यू ऑफ आई आती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ दो वैल्यू ऑफ आई आई हैं, आप दोनों बता पाओगे? इससे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। कर सकते हो क्या तुम लोग? मान लो तुम लोग मैथ वैसे स्ट्रांग है तो हो सकता है कर दो, कर भी दोगे तो बहुत गंदा आंसर आएगा। लेकिन ये इक्वेशन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये दोनों में कॉमन है। समझ आ रहा है? सिर्फ टी आई आर हो रहा हो या टी आई आर प्लस रिफ्रैक्शन हो रहा हो, एक आंसर तो इस डिविएशन के करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला होगा? टी आई आर वाला होगा कि नहीं होगा? अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? हाँ, इसीलिए 30 डिग्री बोला गया, तो 30 डिग्री बताओ कहाँ लाई करेगा? सन्नाटा हो गया ना, एकदम खो गया ना, एकदम सपाट। फिर से बताऊँ एक बार क्या हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? बोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे क्या समझ आ जाएगा? ऐसे एक्सप्रेशन जो देता है भाई उसके आंसर जा रहा होता है। कहाँ से समझ नहीं आया? बोलो, मैं फिर से बताता हूँ। सबको समझ आ रहा है? तो ऐसी शक्लें ही हो गई क्या तुम लोगों की डाउट वाली? चलो, तो ए पार्ट में डेल्टा है 30 डिग्री, और हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके π/2 माइनस सी यानी 90 माइनस 30 60 डिग्री तक तो PIR प्लस रिफ्रैक्शन, और बी जो हमारा दिया गया है डेल्टा 90 डिग्री, तो हमें पता है कि 60 डिग्री से लेके 180 माइनस 2C यानी कि 120 डिग्री तक के लिए सिर्फ TIR। अरे समझ आया? अब हम यहाँ से एक वैल्यू तो बता सकते हैं, हम सिंपली लिख देंगे डेल्टा, ये क्या हो जाता है? टू पाई माइनस 2i हो जाएगा ना? हाँ, वही कह रहे हो क्या? तो 180 डिग्री माइनस 2i ये होना चाहिए 30 डिग्री। तो i की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 75 डिग्री। तो i जब आपका 75 डिग्री होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा और डिविएशन 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा भी हम उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, आ सकता है। हम नहीं जा रहे उसमें, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री के लिए फिर से पुट कर दो, 90 डिग्री ये हो जाना चाहिए क्या? पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? तो जब 45 डिग्री पे करोगे तब डिविएशन 90 डिग्री आएगा, वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैं फिर बोलूंगा इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे, बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन सबको पसंद है। समझ रहे हो ना? ओपन कहाँ पे होगा? ये टी पे तो होगा ही बेटा, वो तो ऑब्वियस है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है दोनों का। क्रिटिकल एंगल पे अगर लाइट गिराते हैं, ये क्या बता रहा है आपको? PIR के लिए मैक्सिमम डिविएशन। तो सी पे लाइट गिराते हो तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है ना 90 डिग्री। अरे समझ आ रहा है? तो यहाँ, अरे यार, तो यहाँ क्लोज रहेगा और यहाँ बना लेना बबल। तो ये तो बेटा उनसे पूछना पड़ेगा। टैलेंटेड होते थे पहले के लोग, कह तो रहे हैं हम। आज तो क्या है, ये आज का जमाना अलग है। ये थोड़ा लग रहा है मुझे ऐसा हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन वाला, वो तो बेटा इक्वेशन देखो ना, ये वाली पाई माइनस 2i, तो इसकी इक्वेशन क्या? स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा। क्या समझ नहीं आया? अरे क्या हो गया? तुम खड़ी हुई थी, तबाही मचा दी थी तुम खड़े हो। पूछ लो, तुम्हारे चक्कर में 4-5 लोग खड़े हो गए। जाओ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बस ग्राफ बनाया मैंने। वो एक कॉमन पॉइंट है ना सी वाला, इसे मार्क कर लेना भाई, समझ रहे हो? कल की क्लास में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, उससे कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। आज की क्लास में इंपॉर्टेंट है, आज के क्वेश्चन है भी ढंग के, ठीक है। तो इसको एज अ थ्योरी याद कर लो।
इन सब के लिए तो 1 वैल्यू 2 वैल्यूज ऑफ i, और यहां से यहाँ के लिए 1 वैल्यू ऑफ i। ये रास्ता बोलिए। क्या कह रहे हो? नाइन्टी माइनस 90 0। अच्छा, दो वैल्यू आ गई, एक 0 डिग्री आंसर है और एक 0 डिग्री आंसर है और एक तो क्या तुमने कहा तो बिल्कुल। वैल्यू मिल जाएगी, बढ़िया बात है ना। कौन मना कर रहा है? क्यों गलत आएगा? मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जहां दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, आसानी से निकाल पाना संभव किसको है? तुम क्या कह रहे हो? इसी में पुट करना चाह रहे हो ना, इस सुंदर से एक्सप्रेशन में आंसर निकालना, इसी को सॉल्व करना चाह रहे हो? क्या लिखें बोलो? डेल्टा को लिख दें i माइनस 5/2 माइनस i, क्या लिखें? अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख दिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है, प्लस i अननोन है तो प्लस i इंटू साइन इज इक्वल टू μ1 बाई μ2, ये दे दिया है 1/2 इंटू साइन i। गिवन नहीं है, i तो निकालना है ना। साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दोगे, कर लो उससे भी, बिल्कुल। मैथ्स में कोई कमी नहीं है, यूज तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है बताना? अरे है तो वही, हम कर क्या रहे हैं वो, इधर पुट करके निकाल ही तो रहे हैं, वो तो ट्रिग्नोमेट्री सीखी है तो निकाल सकते हो। ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ग्राफ याद कर लो। 50 पे 2 वैल्यू जाएगी, क्योंकि 90 किसके बीच में लाया कर रहा है? 60 और 120 के बीच में। तो ये देखो ना, ऐसे ऐसे लाइन खींच के देखोगे ना, तो देखो आई की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ये और एक ये। यहाँ पे डेल्टा दो जगह मिल गया कि नहीं मिल गया? जबकि यहाँ कुछ होता अगर ऊपर वाले रीजन में, तो सिर्फ यही टच करता कि नहीं करता आई का? बढ़िया, सुंदर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो वाली बताना चाहते हो, वो वाली बताओ, जो बताना चाहते हो वो बता सकते हो। ठीक है, तीन वैल्यू कहाँ आ गई? तीन वैल्यू लिखा दी मैंने, तो हंस क्यों रहे हैं? मैंने तीन वैल्यू लिखा दी क्या? हाँ, हमने तो दो ही लिखी यार। प्लेनेट का डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, तो इसी ग्रह पे बैठ के पढ़ोगे तो समझ पाओगे ना दोस्तों। समझ रहे हो? दोनों का ओमेगा अलग है, तुम अलग रफ्तार, हम अलग रफ्तार, धरती पे बैठ के पढ़ो। ये देखो यहाँ लिखा है कि अगर इसके बीच में लाया करता है, कहाँ गया? ये लिखा है, दिख रहा है कि नहीं? 0 से लेके इसके बीच में है तो 2 वैल्यूज, और उसके बीच में है तो एक वैल्यू। हाँ, जो चीज यूजलेस होती है ना, उस पर इतना ध्यान दिया जाता है इस क्लास में। जब मैंने कह दिया कि वो कचरा कोई नहीं पूछेगा तुमसे, नहीं पूछेगा कोई भाई, सादा चीज पूछी जाती है, उसी पे लगे पड़े हैं, वही सबसे जरूरी हो गया है।
चलो तुम्हारे साथ जानबूझ के करते हैं, तुम सीखते भी नहीं हो, हर बार फंस भी जाते हैं। तो फिर बोलते समझ नहीं आ रहा है। तो ये था हमारा लेंस वेंस और सब खत्म हो गया। अगली क्लास में हम प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हालांकि होमवर्क बहुत कम है फिजिक्स में, पर ट्राई करो, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत बड़ा है पर बहुत टफ नहीं है, तो इसका HCV भी सॉल्व कर सकते हो, मॉड्यूल भी सॉल्व कर सकते हो, बस प्रिज्म के अलावा सब सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक यू भाई।